दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज दुनिया भर में बड़े बड़े पैमाने पर साइबर के घटनाएं हो रही है और जिसके चलते कई लोगों ने मौत को गले भी लगा लिया है। यह एक बड़ा चिंता का विषय है। साइबर से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और साइबर जो करते हैं उन अपराधों को सलाखों के पीछे कैसे पहुंचाया जाता है, ये तमाम बातें करने के लिए आज AHN न्यूज़ के स्टूडियो में साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत अर्धापुरकर सर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम की हमारी यह परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। आज के हमारे साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत बलवंतराव अर्धापुरकर जी, इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि सर, आप पिछले 12 साल से सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक में काम कर रहे हो। आपकी जो पढ़ाई है IIT आपने इलाहाबाद से किया है। इसके बाद आपने 1 साल मल्टीनेशनल कंपनी मुंबई में भी बेहतरीन तरीके से आपने कामकाज किया है। इतने ही नहीं तो पिछले 6 साल से आप क्रिप्टो फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का काम भी बखूबी के साथ कर रहे हो और आपका जो कार्यालय आता है क्रिप्टो फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का, वो छत्रपति चौक पे आता है। अब तक आपने पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े कई ऐसे साइबर के जो केसेस जो आती है उसका बखूबी के साथ मार्गदर्शन करते हुए आपने निपटारा भी किया है और लोगों को एक निजात भी पाया, जिसके चलते लोगों में एक अवेयरनेस भी आपने इस काम के माध्यम से किया है। दर्शकों, साइबर एक्सपर्ट से हम ज़रूर बात करेंगे। श्रीकांत जी, जैसे आज आप साइबर एक्सपर्ट के तौर पे स्टूडियो में आने वाले हो, ये जैसी खबर हमारे दर्शकों को चली तो कुछ दर्शकों के उनके अपने मन के कुछ क्वेश्चन थे, सवाल थे, वो मैं बारी बारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले मुंबई से हमारे अंकित का एक सवाल था कि सर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर में जो साइबर के अपराध हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं। संजय जी, धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया और एक ऐसे विषय पे बोलने के लिए हम आज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका हर लोगों से संबंध डायरेक्टली आता है। अब जैसे आपने कहा कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर क्या होता है, बिल्कुल, और इससे जुड़े क्या अपराध होते हैं, इससे जुड़े क्या साइबर क्राइम एसोसिएटेड है। आप कैमरे की तरफ देख सकते हैं। इससे क्या एसोसिएटेड है, ये हमें इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। आपके चैनल को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर अच्छे बाइट्स और अच्छे न्यूज़ आपकी तरफ से आते हैं। तो आपने ही सुना होगा या आपने समझा होगा, पिछले साल लगभग जून मंथ में एक बहुत बड़ा नेशनल साइबर अटैक हुआ था एम्स के ऊपर। करेक्ट। अब एम्स एक ऐसा संस्थान है जो पूरे इंडिया को प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जी। अब ये सर्विसेज जो होती है, ये सर्विसेज का बैकबोन जो होता है, ये होता है IT नेटवर्क। हमारा पेशेंट का, डॉक्टर्स का पूरा डाटा ये एक सर्वर पे रखा जाता है, जो सिमिलरली एम्स के इसमें भी रखा जाता था जी। सडनली एक दिन क्या होता है कि ये पूरी यंत्रणा स्टॉप हो जाती। अब यंत्रणा स्टॉप होने का मतलब है कि अभी हॉस्पिटल के कोई भी रेगुलर एक्टिविटी नहीं चल रही। हॉस्पिटल का पूरा वक्त, हॉस्पिटल का पूरा पेशेंट के रिकॉर्ड्स, ये अभी वक्त काम नहीं कर रहे। तो टीम ने डिस्कस किया, देखा, समझने की कोशिश किया, तो उनको समझ में आया कि ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल अटैक है। उस समय पे क्या हुआ था कि रैंसमवेयर करके एक अटैक होता है जिससे अटैकर हमारे सिस्टम पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद में सर्वर का पूरा डाटा इनक्रिप्ट कर लेता है। मतलब सर्वर का पूरा डाटा वो छुपा लेता है। अच्छा। अब वो डाटा अगर हमें वापस चाहिए तो हमें उसको भी फिरौती देना है।
फिरौती मतलब रैंसम, इसलिए हमने उसको कहा है कि रैंसमवेयर अटैक। ओके। अब वो फिरौती मांगता है क्रिप्टो के माध्यम से, एक जो चलन चल रहा है, जी। बिटकॉइन जो चलता है, उस माध्यम से वो करोड़ों रुपए का हमें फिरौती मांगता है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो मांगता है। अगर हम वो पे नहीं करेंगे, अच्छा अमाउंट कितना होता है, अमाउंट तो करोड़ों में होता है, जो पे करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके के जो अटैक है, जो हमारे हेल्थ सेंटर पे, क्रिटिकल सेंटर पे जो बढ़ रहे हैं, ये तो एम्स मैंने एक उदाहरण दिया, आप महाराष्ट्र से लेके देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हर इंडस्ट्री को, हर हॉस्पिटल को यही प्रॉब्लम को फेस हो रहा है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, आपने फिर से कहानी सुना होगा, कहानी मतलब क्या है, घटना सुनी थी, पिछले साल मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था जी, पूरा मुंबई करीब करीब 2 घंटे के लिए डार्क हुआ था। करेक्ट। ये हो गया हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उसके ऊपर साइबर अटैक होता है, अच्छा। और उसके ऊपर अगर हमारा साइबर कंट्रोल अगर हैकर के पास चले जाता है, तो समझ लो हम उसको बोलते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। तो ये साइबर अटैक जो है, ये अभी प्रॉब्लम जो है, ये हमारे देश के ऊपर भी है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है, और अगर हम देखेंगे आगे, हम जैसे कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो ये अटैक हमारे पर्सनल लेवल पे भी हो रहे। तो अभी जैसे पहले के ज़माने में होता था कि बाहरी कंट्री एक बंदूक और तोप और वो सब लेके आते थे अटैक करने के लिए, और पैसा लेके जाते थे। बिल्कुल। अभी वो पूरा बदल चुका है। अभी बाहरी कंट्री, बाहरी लोग, हमारे दुश्मन जो है, ये साइबर के माध्यम से हमारे देश में लूट कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा अभी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो चुका है। यानी पहले जैसा जैसे वेपन्स के जो पे कामकाज होता था, अब वेपन्स की जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं रही है। अभी वो सब वेपन्स हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सर्वर्स में आ चुके हैं, और इसका बेखूबी से इस्तेमाल जो है, ये हमारे चीन हो गए या जो भी हमारे दुश्मन कंट्री है, ये सभी लोग हम उनके टारगेट पे हैकिंग कर रहे हैं। हैकिंग के हम उनके टारगेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने बताया, आज के हमारे साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत अर्धापुरकर सर ने बताया कि किस प्रकार से ये हैकिंग होता है, और किस प्रकार से जो अपना हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें कैसे लोगों ने एक शातिर दिमाग जो होता है वो इस तरह के कामकाज करता है। लेकिन शातिर कितना भी दिमागबाज क्यों ना हो, जब ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, और हमारे जो इस हमारे देश के, हमारे राज्य के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, वे उन्हें पाताल से भी खींच के लाते हैं। लेकिन सर, पाताल से खींच के जरूर लाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी समय होता है, लोगों का तो नुकसान होता है। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, देखो, इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसमें गोल्डन टाइम करके एक पीरियड डिस्कस करते हैं। अब जितने जल्दी आप रिपोर्ट करोगे, और जितने जल्दी उसके ऊपर एक्शन लोगे, आपको ये समझ लेना है यहाँ पे कि क्राइम होने के बाद में अब ये सामान्य बस की बात नहीं है। बराबर। क्राइम होने के बाद में आपको एक अच्छा एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी, पुलिस डिपार्टमेंट की गरज लगेगी, और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, वो आपको पहले जानना जरूरी है। उस सब को अगर आप फॉलो करते हो, तो बहुत सारे लोगों के पैसे मिलते भी है, और बहुत सारे लोगों का जो नुकसान हुआ है, ये हमने देखा है कि लोगों को पैसा भी वापस मिला है। लेकिन सर, साइबर में ऐसे भी देखने के लिए है कि कोई लोग पैसे तो जरूर दे देते हैं, हजारों लाखों लालच में आके देते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए वे पैसा जरूर अगले वाले को यानी अपराधियों को देते हैं। लेकिन वो जो समय, जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है, यानी अपराधी के पास वो पैसा जब उनको डिलीवर्ड होता है, तो उसका कोई समय कालावधि, कोई टाइमिंग होता है क्या? देखो, अब इसमें ना अलग अलग समय है। जैसे एक पहला पार्टी इन्वॉल्व होती है आपकी बैंक। अब बैंक को आपको कितने समय में अपडेट करना, और बैंक को आपने कितने समय पे उसको नोटिफाई करना, ये हर एक बैंक का अपना अपना दिया हुआ समय है। अब जैसे बहुत सारे प्रकार भी है, जैसे NEFT होता है, IMPS होता है, RTGS होता है। तो किस माध्यम से आपके पैसे गए, और किस माध्यम से आपको वो पैसे जाने के बाद में बैंक को रिपोर्ट करना है, इसका एक अपना अपना तय सीमा डिसाइड है। बहुत बार क्रेडिट कार्ड के लिए अलग दिया होता है, डेबिट कार्ड के लिए अलग दिया होता है, UPI के लिए हम मानते हैं कि बिल्कुल ही समय नहीं है। UPI का इमीडिएटली अगर आप विदिन सेकंड कुछ करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपका पैसा चले गया। तो समझ लो UPI से गए हुए पास में अपने पास समय नहीं है। क्रेडिट कार्ड से पैसा जाता है तो कुछ समय अपने पास में मिलता है, जिसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो एक ये पार्टी हो गई बैंक। दूसरी पार्टी होती है कि अभी आपको जांच एजेंसी को रिपोर्ट करना है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को, नजदीकी पुलिस डिपार्टमेंट को, या साइबर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। तो उसका अपना बैंक से अलग समय है। उसके बाद में पुलिस का होने के बाद में आपको कोर्ट में भी केस रजिस्टर करना होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंज्यूमर के राइट्स को वायलेशन होता है,
तो कंज्यूमर कोर्ट में आपको अप्लाई करना होता है। तो हर एक का अपना अपना समय है और हर क्राइम के हिसाब से वो डिफर करता। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले आपने साइबर एक्सपर्ट या जो ये विषय का जानकार है उससे इमीडिएटली कांटेक्ट करके आगे क्या होना चाहिए और आगे क्या एक्शन होना चाहिए इसके बारे में वो वही अच्छे से बता पाएगा केस के हिसाब से। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी श्रीकांत अर्धापुरकर जी इन्होंने दिया है, जो कि साइबर के एक्सपर्ट है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे कोई अगर पीड़ित व्यक्ति है, ऐसे तो बहुत लोग हैं लेकिन कुछ लोग हैं कि अपने मान सम्मान के लिए वे साइबर में कंप्लेंट नहीं करवाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम करेंगे तो हमारी जो हमारा सम्मान है, एक नाम जो हमारे समाज में है वो ख़राब हो जाएगा, जिसके चलते कई लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। मगर अब चुप बैठने का नहीं है। ऐसे लोग जिनका इस प्रकार से छलावा हुआ है, ऐसे लोगों ने साइबर डिपार्टमेंट में जाके पुलिस की मदद लेके अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। यदि आप ऐसा करते हो सकता है कि आपके जो पैसे जो चले गए हैं वो रिकवर भी हो सकते हैं, और पीछे के आने वाले जो लोग हैं, जो जनरेशन है, जो ऐसे बातों में फंस सकते हैं, तो उनसे उनको निकाला भी जा सकता है। एक अवेयरनेस का प्रोग्राम इसी माध्यम से किया जा सकता है। बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी श्रीकांत जी आपने दिया। श्रीकांत जी, दूसरा सवाल हमारे मनीष नगर के यश इनका था। उन्होंने ये कहा था कि सर क्रिप्टो फॉरेंसिक जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जैसे कि आपका ये कार्यालय भी आता है, तो ये कार्यालय डालने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये मनीष नगर के यश इनका ये सवाल। देखो, ये ऑफिस का नाम है क्रिप्टो फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जी। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर दिन हर शहर में लगभग 100 से ज़्यादा क्राइम रजिस्टर होते। बिल्कुल, ये फिगर अगर हम देखेंगे तो ये लाखों में फिगर जाती है, और ये चिंता का विषय भी है, और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल। अभी जो एक करंट सर्वे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है उसमें कहा है कि 2024 में जो 9 मंथ अभी हो चुके उसमें 11,000 करोड़ हमारे देश से पैसा निकल चुका है। ये ऑफिशियल फिगर है 11,000 करोड़ की। अब हर एक का क्राइम के साथ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, हर एक के साथ क्राइम हो चुका है। अब क्राइम होने के बाद में उसकी जब हम तहकीकात करते हैं, उसका जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एविडेंसेस, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस के सिवा कुछ नहीं होता। अब ऐसे क्राइम के जो एविडेंसेस होते हैं इसको कोर्ट में कैसे पुट करना, ये एविडेंस की वैलिडिटी कैसे रहना, इसका पूरा एक रूल दिया हुआ है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1856 करके हुआ करता था। अभी लेटेस्ट में वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम करके उसका अमेंडमेंट हो चुका है। तो अभी पिछले कुछ महीनों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कोर्ट में पुट करना ये मैंडेटरी हुआ है और ये कंपलसरी हुआ है जी। तो हर एविडेंस के साथ कुछ टेक्निकल पैरामीटर जुड़े होते हैं, जैसे उसकी हैश वैल्यू निकालना होता है, उसका डेट ऑफ क्रिएशन निकालना होता है, और वो सब चीज़ों को एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना होता है। ये साइबर क्राइम ही नहीं, ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं, मोस्टली जो सिविल मैटर्स होते हैं। अब ये सिविल मैटर्स में क्या होता है ना कि हर पार्टी को अपने एविडेंस को कोर्ट में पुट करना है। अब ये एविडेंस को कोर्ट में पुट करने के लिए जो रिक्वायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एक लैब होनी चाहिए, ये लैब का जो काम है ये हम हमारी कंपनी के माध्यम से करते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने के लिए उन्होंने रीजनल फोरेंसिक लैब की एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वहाँ पे क्राइम जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वहाँ से वो चलते। लेकिन जो सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे मियाँ बीबी का झगड़ा होता है, डिवोर्स मैटर होते हैं, तो आज आपको पता ही हमारा पूरा चरित्र हमारे मोबाइल में होता है। तो वो चरित्र को अगर हम कोर्ट के सामने रखते हैं तो बहुत केसेस में हमने देखा है कि पर्टिकुलर कन्विक्शन जो होता है, क्राइम का कन्विक्शन जो होता है, जो सबूतों के अभाव से कन्विक्टेड नहीं हो पाते। तो ये सब जवाबदारी हमारी कंपनी लेती है। पिछले 5 सालों से इसी एविडेंस को कोर्ट में किस तरीके से पुट करना, एविडेंस को जो डिलीट हो जाता है उसको कैसे रिकवर करना, और ये एविडेंस को कोर्ट में नियम के हिसाब से, भारतीय साक्ष्य नियम अधिनियम के हिसाब से, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो कोर्ट में किस तरीके से पुट करना, ये हमारी कंपनी पिछले 5 साल से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 5 साल से कर रही है कामकाज, ऐसा सर का कहना है, और सर का बहुत ही अच्छा कामकाज है। यदि आपको भी सर से मिलना हो तो छत्रपति चौक में। सर क्या मोबाइल नंबर होगा आपका?
मेरा नंबर है 7779000082। फिर से एक बार बताइए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7779000082। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और इनसे काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी आपको मिल सकता है। सर, हमारे एक रायपुर से विकास कुंभारे जो इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो विकास कुंभारे जी का ये सवाल था कि लेटेस्ट क्राइम का क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या स्टेटस बना हुआ है अभी। देखो, ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, जो साइबर क्रिमिनल लोग हैं जी, ये इतने इनोवेटिव और इतने शातिर दिमाग वाले होते हैं कि ये जान लेते हैं कि अभी हमारी नीड क्या है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी हमें करना क्या है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चलते रहता है वो ट्रेंड का वो यूज़ करते। जी, अभी एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया में ये नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक के 43 लाख शादियां होने वाली है। 43 लाख शादियां होने वाली है, बिल्कुल, और ये पूरे हिंदुस्तान में होने वाली है। जी। तो बस इसी लेटेस्ट ट्रेंड को साइबर क्रिमिनल ने पकड़ लिया। अब ये साइबर क्रिमिनल आपसे चाहते क्या है? ये आपसे ये चाहते हैं कि उनके द्वारा दी हुई लिंक को, उनके द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो करना और उसको हमने रिप्लाई करना। ठीक। तो इस माध्यम से उन्होंने क्या किया कि उनको पता चल गया कि भाई अभी शादियां हो रही है, तो शादियों में इनविटेशन देना है। और कोविड के बाद हमने देखा कि इनविटेशन, अभी ये डिजिटल इनविटेशन आ चुके, एनिमेशन आता है, फोटोज आते हैं और अच्छा सा उसमें कार्ड का सिस्टम लगभग बंद हो चुका है। जी, जी। ये उन्होंने समझ लिया। तो इसमें क्या होगा ना कि वो आपको एक लिंक भेजेंगे जो रहेगा शादी का इनविटेशन। ओके। अब शादी का सीजन चल रहा है तो सभी को पता है कि किसी ना किसी की नियर और डियर की शादी होने वाली है। तो वो व्हाट्सएप पे आपको इनविटेशन आएगा, इनविटेशन में एक लिंक आएगी। अब वो लिंक आप जैसा क्लिक करते हो तो वो शादी का कार्ड वगैरह कुछ नहीं होता, उसके अंदर होते हैं कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम लोग मालवेयर या फिर वायरस या फिर ट्रोजन कहते हैं। ओके। तो ये ट्रोजन जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो वो आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। अच्छा। वो आपके मोबाइल में बेसिकली एक एपीके इंस्टॉल करते और वो इंस्टॉल करने के बाद में आप पूरा कंसेंट उसको एप्लीकेशन को दे देते हो। जनरली हमें पता है कि हम एसएमएस का कंट्रोल दे देते हैं, लोकेशन का कंट्रोल दे देते हैं, कॉल का कंट्रोल दे देते हैं, तो ऐसे सभी कंट्रोल वो हमसे ले लेते। ओके। तो ये हो गया उसकी पहली स्टेप। ओके। तो लेटेस्ट ट्रेंड में अभी यही चल रहा है कि शादी का अगर ट्रेंड है तो शादी की इनविटेशन भेजो। हमको पता है कि भाई इनविटेशन आने वाला है तो हम लोग उसको ओपन करेंगे, ओपन जैसा करेंगे वैसा वो हमें पूछेगा कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्लिक करना ही होगा। तो जैसे हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं हमारा मोबाइल का पूरा कंट्रोल उधर निकल जाता। अब जैसा कंट्रोल निकल जाता है वैसा वो रिमोट सेंटर से, अब ये रिमोट सेंटर कभी झारखंड हो सकता है, कभी नया जो ट्रेंड चल रहा है हरियाणा का वो चल सकता है, या दुनिया के कोई भी जगह वो हो सकती है। अब वहां से वो लोग क्या करते हैं ना कि अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। आपका मोबाइल में जो बैलेंस है वो रीड कर चुका होता है उसने। करेक्ट। तो वो जितना भी आपका मैक्सिमम बैलेंस है वो ट्रांसफर के लिए वो एक रिमोट लोकेशन से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देते। अब उसको ऑथराइज करने की जो जवाबदारी है वो हमारे एसएमएस के ऊपर है, जिसको हम लोग ओटीपी कहते हैं, जिसको हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसी मोबाइल में जाएगा वो जो ऑलरेडी हैक हो चुका है। करेक्ट। तो उसमें भी कोई समय लगेगा नहीं। तो जैसे आपने मोबाइल के ऊपर क्लिक किया, लिंक के ऊपर क्लिक किया, वहां से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल का पूरा पैसा ये आपके अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में चले जाएगा। और इसके जो ओटीपीज रहेंगी, इसके जो एविडेंसेस रहेंगे, ये भी वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आपको पता चलने के लिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है लगभग 1 से 2 दिन लग जाएगा, तब तक कि आपके पैसों का पूरा विल्लेवाट जो रहेगी, डिस्पोजल जो रहेगा, 9-2-11 रफू चक्कर जिसको हम लोग कहते हैं, वो 10 मिनट में एक शादी के कार्ड की वजह से आपको वो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर ऐसे घरों में जब शादी होती है इस प्रकार के ये जो डिजिटली जो कार्ड्स भेजते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, इन्विटेशन तो आने वाला है बिल्कुल, लेकिन इन्विटेशन कौन देगा? जो हमारा जान पहचान वाला होगा, जो हमारा पहचान वाला होगा, जो हमारा नियर होगा, डियर होगा, रिलेटिव होगा, वही लोग होंगे। करेक्ट। अब ये लोग जो आपको इनविटेशन देंगे तो जाहिर है उनका नंबर आपके पास सेव होगा। ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई अननोन पर्सन आपको शादी में बुलाएगा, और अननोन पर्सन शादी में बुलाएगा तो हम उस शादी में क्यों जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोई अननोन नंबर दिखता है
और उसमें आपको अगर इस तरीके की लिंक दिखती है कि आपको शादी का इनविटेशन है, तो मैं समझता हूँ वो लिंक के ऊपर क्लिक ना करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा संजय जी कि जो जिस एरिया में हमें जाना नहीं है वो एरिया का हमने पता भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन लोग पता पूछते हुए आते हैं, मतलब इस प्रकार का फ्रॉड करने के लिए लिंक भेजते हैं। बिल्कुल, इससे काफ़ी ये चिंता का विषय भी है। और जैसे कि विकास कुंभारे जी ने, जो रायपुर के हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ये पूछा था कि लेटेस्ट क्राइम का ट्रेड क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत अर्धापुरकर सर ने दिया है। सर, एक सवाल हमारे दर्शकों का है। हमारे लखनऊ से सुमित शुक्ला, इनका ये सवाल था कि साइबर क्राइम से लोग कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि किसी महिला का कॉल आता है और वे खुद आधा पूरा नेकेड होती है और अगले वाले को भी अपने वस्त्र उतारने के लिए कहती है। ऐसे में रिकॉर्डिंग या वो पर्सन थर्ड पर्सन रिकॉर्डिंग करके फिर इन्हें परेशान करता है कि हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे, समाज में आपका नाम खराब होगा, नहीं तो आप हमें 50,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, 1,00,000 रुपए दीजिए। और आज मात्र भारत के हर राज्य के, हर शहर के, हर परिसर के अधिकांश लोग, श्रीकांत जी, इससे पीड़ित है। सवाल ये है कि वे लोग कैसे इस साइबर क्राइम से निजात पा सकते हैं। ये सुमित शुक्ला लखनऊ से इनका ये सवाल। इसको ना हम लोग टेक्निकली सेक्सटॉर्शन करके डिफाइन करते हैं। सेक्सटॉर्शन का मतलब क्या है कि आपको एक कॉल आएगा, कॉल आने का समय लगभग रात का समय रहेगा, जिस समय पे आप अपने पर्सनल जगह पे, पर्सनल टाइम पे, पर्सनल स्पेस पे रहोगे। आपको कॉल आएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। मोस्टली व्हाट्सएप कॉल आएगा। अब कॉल जैसे आप उठाते हो, कॉल उठाते बराबर आपके सामने एक न्यूड लड़की जैसा फोटो या लड़की खुद रहेगी और उसके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, विद इन सेकंड एक ऐसा स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते कि जैसे आपने फोन उठाया और सामने वाला और आप दोनों ऐसे एक में को एक स्क्रीन में मैच हो गए, और उसके बाद में आप उसको क्या बोल रहे हो या इमीडिएटली काट रहे हो या क्या डिस्कशन हो रहा है, ये सब बात की बात हो गई। तो ये सेक्सटॉर्शन विद इन सेकंड वाला भी होता है, या बहुत बार आपका लंबा थोड़ा सा वीडियो भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अब हमारे ऑफिस में बहुत से ऐसे क्लाइंट आए जो अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो मतलब वो पोजीशन भी मेरे को नहीं बताना चाहिए यहाँ पे, कीप अ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये पोजीशन भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोजीशन पे वो लोग वहाँ पे थे। अब उनका कहना ये था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, गलती तो हो गई, अब वो सामने वाला पर्सन मेरे को पैसा मांग रहा है। एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम लोग फिर से एक्सप्लॉयटेशन वाला जो अमाउंट है वो मांग रहे हैं। यस। तो बहुत बार ये लोग क्या कर लेते हैं ना कि पैसा दे देते। उनको लगता है कि चलो जो भी अमाउंट मांग रहे हैं ये मेरे लिए एक छोटी अमाउंट है, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो वो अमाउंट इमीडिएटली पे कर देते। लेकिन यहाँ से उनका डबल ट्रैप शुरू हो जाता। अब उनके पास में उसकी फोटो भी है, ट्रांजैक्शन से दिया हुआ अमाउंट भी है, अब उनकी नई नई कहानियां शुरू हो जाती, और वो आपको तब तक पैसा लिया जाता है आपसे जब तक आप दे सकते हो। करेक्ट। जब तक पैसा आ सकता है तब तक आपसे वो लेंगे। जिस समय पे आप पैसा नहीं दे सकते हो या फिर जिस समय पे आपके पास पैसा नहीं रहेगा, वो आपसे पैसा मांगना बंद कर देंगे। थ्रेट वो बंद हो जाएगी। अब जैसे ये प्रकार आपने डिस्कस किया, तो एक लेटेस्ट क्राइम और एक लेटेस्ट वर्ड जो चल रहा है जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम से भी सुन रहे हैं, और वर्तमान में ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो पहले जैसा ये सेक्सटॉर्शन था, अब ये सेक्सटॉर्शन का नया वर्जन आ चुका है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे अभी चल रहा है। तो ये लोग क्या कर लेते हैं ना कि फिर आपका वो बोलते हैं कि ठीक है आपके पास पैसा नहीं है तो ये लिंक आप इंस्टॉल करो, और लिंक इंस्टॉल करने के बाद में हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा। तो मरता क्या ना करता, सबको प्यारी होती है इज्जत। बिल्कुल। अब इज्जत के लिए वो
पूरा सरेंडर हो गया रहता है। करेक्ट। वो फिर उसके द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब ये इंस्ट्रक्शन तब तक की एक्टिविटी चलती रहती है जब तक कि उसके पास में पैसा है, और जिस समय पे पैसा नहीं है उसको ऐसा पता चल जाता है, वो शिकार उससे छूट जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा है कि पहले इसमें आपने पैसा नहीं भी दिया, हाँ, तो भी आप बच गए। अच्छा। या आपने जितने बार पैसा दिया तो भी आप नहीं बचे। मतलब वो सिर्फ धमकियां देता है, करता कुछ नहीं। देखो, वो सिर्फ धमकी देगा, वो करेगा कुछ नहीं। वो इसलिए नहीं करेगा ना कि उसके पास सिर्फ आपका नंबर था शुरू में, बिल्कुल। तो दूसरों को वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता था, दूसरों को वो फोटो नहीं भेज सकता था। इन लोगों को ये डर होता है कि हमारे सोशल मीडिया में ये जाएगा, हमारे फेसबुक में जाएगा, हमारे यूट्यूब में जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम में जाएगा, जिसमें लोग हमें टैग करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं चलते, ये यूट्यूब पे बैन हो जाते। ओके। तो वहां पे अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो क्रिमिनल को पता है कि वो खुद फंस जाएगा। करेक्ट। तो वो सिर्फ धमकी होती है, वो सिर्फ डराने की कोशिश होती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे वो नहीं डालते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जितना पैसा मिल जाए उतना ले लो। जितना पैसा मिलता है उतना ले लो, ये धारणा उन अपराधियों की होती है जो ऐसे अपने चंगुल में इस तरह के लोगों को फंसाते हैं, और इस कदर फंसाते हैं कि उनका जितना पूरा जो प्रॉपर्टी होता है वो पूरी लूटमार करते हैं, और इस प्रकार से उनको बेइज्जत करने का काम काज भी ये साइबर के अपराधी करते हैं। इनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और कोई भी ऐसी जो घटनाएं जो हो रही है, मोबाइल वास्तविक में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो मिसयूज़ जो हो रहा है, इससे हम अलर्ट रहे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी हम अलर्ट करवाएं, खुद भी अलर्ट कराए रहे, और अपने समाज को भी अलर्ट कराए। यही समय की मांग है। सर, सवाल तो फेरिस्त बहुत ज़्यादा है। एक आखिरी का ही सवाल हमारा है, हमारे अपूर्वा, इनका एक सवाल था जयपुर से कि साइबर के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से साइबर से जो लोग हैं वे इस क्राइम के शिकार हो रहे हैं। देखो, प्रकार अगर हम देखने की कोशिश करेंगे ना तो एक रिसर्च टॉपिक बनता है, और जिसमें काफ़ी प्रोफेसर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि इसके कितने प्रकार होने चाहिए। आपको क्या लगता है कितने? तो बहुत सारे प्रकार है उसमें, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, क्या होता है ना कि हमारी जो नीड होती है जी, वो हिसाब से इसके प्रकार बनना शुरू हो जाते हैं। ओके। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे अभी स्टूडेंट लोग हैं, ये खास प्रोग्राम, अभी ये खास मैसेज मेरे को यंगस्टर को और यूथ को देना है, क्योंकि आपके माध्यम में बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं। आपके चैनल में मैं देखा कि युवा वर्ग में वो चैनल की क्रेज ज़्यादा है। करेक्ट। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक पीरियड होता है जिसमें लोगों को, स्टूडेंट को जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट। हर कॉलेज में मई जून अभी जैसे आएगा, मई जून में सभी को जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे अभी रिक्वायरमेंट है शादी की इनविटेशन की, वो समय आएगा जॉब की ऑफर लेटर्स की। वो समय पे जॉब फ्रॉड करके एक क्राइम शुरू हो जाएगा। ओके। जॉब फ्रॉड में क्या होगा कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जॉब मिल गया है, आपको ये आ जाएगा, लेटर आ जाएगा कि आपको जॉब मिल गया है, और वो जॉब करने के लिए फिर से वही कहानी होती है, लिंक भेजा जाएगा, यहाँ पे ये अपलोड करना है, वहाँ पे वो इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ये कंसेंट देना है। तो एक वो हो गया आपका जॉब फ्रॉड वाली एक्टिविटी। अब बच्चे को जॉब मिल गया, जॉब मिलने के बाद में उसकी रिक्वायरमेंट होती है शादी की। 1 साल के बाद उसको शादी चाहिए, रिश्ते चाहिए, तो नया टाइप का फ्रॉड शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग मैट्रिमोनी फ्रॉड कहते हैं। मैट्रिमोनी फ्रॉड में क्या हो जाएगा कि वो लड़के देखेगा, लड़कियां देखेगी, लड़के लड़कियों को ढूंढेंगे। कईयों फर्जी मैट्रिमोनी साइट बनी पड़ी है, कईयों फर्जी ऑफर्स आना शुरू हुए हैं, और एक समय ऐसा होता है ना कि रिक्वायरमेंट शादी की बहुत तीव्र हो जाती है। तो जो हमको लिंक आती है, जो हमें ऑफर्स आते हैं, हम सबके ऊपर क्लिक करते और एक मैट्रिमोनी फ्रॉड शुरू हो जाता है। अब मैट्रिमोनी फ्रॉड हो गया आपके साथ में, जॉब फ्रॉड हो गया आपके साथ में। अब कुछ समय के बाद में एक ऐसा हमारा सेटलमेंट हो जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास में पैसा आ गया, अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन्वेस्टमेंट में फिर आपको ऑफर आएंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आप विदेशी मुद्रा में इन्वेस्ट करो, आप लैंड में इन्वेस्ट करो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तो ये इन्वेस्टमेंट की लिंक आपके पास आना शुरू हो जाएगी।
इन्वेस्टमेंट के लिंक में हमें लगेगा कि ठीक है यार, मेरे पास में अभी मान के चलो 25 लाख रुपए का अमाउंट है जी, और मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता, नुकसान भी होगा तो मेरा 1 लाख का ही नुकसान होगा, Correct. तो मैं 1 लाख की रिस्क लेके आगे बढ़ जाता हूँ। बट बात 1 लाख की नहीं होती है, उसकी नज़र उसके 25 लाख के ऊपर होती है, बचे हुए 24 है। 24 के ऊपर, 24 लाख के ऊपर उसकी नियत लगी होती है। तो बात फिर से वही आएगी कि वो फिशिंग लिंक भेजेगा, उसको आपको लिंक करना पड़ेगा, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारे जिंदगी के हर एक पहलू के साथ ये साइबर क्राइम जुड़ा हुआ है। इसके उतने प्रकार है जितने हमारे विचारों के प्रकार है। बिल्कुल, जितने हमारे विचारों के प्रकार है उतने साइबर के प्रकार है। और श्रीकांत जी से हम बहुत कुछ साइबर को लेके बात करना चाहते हैं, समय के चलते आज हम आपसे इतनी बात कर पाए हैं, लेकिन जाते जाते इस समय में AHN न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अर्धापुरकर साहब, तो क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे आप? देखो, 2 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। एक तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और एक हमारा विचार और एक हमारा जो नियत जिसको मैं कहूँगा, वो 2 इस पे मेरे को डिस्कस करना है। ये साइबर क्रिमिनल जो है ना, ये हमारे लालच इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी जैसे मैंने जो टाइप्स ऑफ क्राइम कहा, ये इसमें है ना, हमारे से वो यही देखने की कोशिश करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे लालच में फंसाया जाए। अब जितने केसेस हमारे पास में आते हैं, सरप्राइजिंगली वो केसेस ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें लॉटरी लग गई, वो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की लॉटरी लग गई, और लॉटरी कहाँ से लगी तो विदेश से लगी, और कितने की लगी तो इतने करोड़ की लगी, और फिर वो लॉटरी को मिलने के लिए अमाउंट विदेश से आ रहा है, फिर वो एक्सपोर्ट ऑफिस में रुका हुआ है, जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने रोका है, वो अलग अलग कहानी चलती है। हर एक कहानी के लिए मैं समझता हूँ पूरा समय हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है ना कि इसमें दिखी जाती है लालच। अब उसको हम पूछते हैं कि भाई तूने लॉटरी निकाला था क्या? वो कहता है कि मैंने लॉटरी तो नहीं निकाला था। अब लॉटरी निकाली ही नहीं थी तो लॉटरी लगेगी कैसे? अब उसको मैं पूछता हूँ कि भैया आपको जॉब की ऑफर मिल गई, तो मैं पूछता हूँ आपने अप्लाई किया था क्या? वो बोलता है नहीं, मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया। अब अप्लाई ही नहीं किया तो जॉब की ऑफर कैसे आएगी? सही। फिर लालच की बात वो आती है कि अच्छी सुंदर लड़की का रिश्ता, या अच्छे सुंदर लड़के का रिश्ता। अब फिर बात वही पे लालच की आती है कि हम उसको कहते कि आपने कहीं पे ऐसी रिस्पॉन्स रखा था क्या, आपने कहीं पे वैसा सर्च किया था क्या? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया था, सामने से ऑटोमेटिकली मुझे रिश्ता आया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लालच बुरी बला है, और ग्रिड जो हमारी होती है, ये ग्रिड को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहला मुद्दा है हमारा लालच सबसे बुरी बात है, और इस दुनिया में फ्री में कुछ मिलता नहीं है। आपको लॉटरी भी अगर लगनी है तो आपको पहले लॉटरी की टिकट खरीदना पड़ेगा, तभी वो लगने का चांसेस हो सकते हैं। तो एक लालच हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फिर हमारी टेक्नोलॉजी। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा जो मोबाइल में पासवर्ड होता है, ये बहुत बार ना इजीली गेसेबल होता है। जैसे बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ पासवर्ड क्या है, डाल दो, बोलते 1 2 3। पासवर्ड क्या है तो पासवर्ड डाल दो तो वो हो जाता। अब ये जो गेसेबल पासवर्ड होते हैं, 1 2 3 जैसे पासवर्ड होते हैं, 1 2 3 4 जैसे पासवर्ड होते हैं, या फिर एडमिन जैसे पासवर्ड होते हैं, ये जैसे आपको पता है वैसे हैकर को भी पता है कि 80% यही पासवर्ड्स होते हैं। तो ऐसे पासवर्ड जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर हो, या आपके फेसबुक के चैनल्स हो, यूट्यूब के चैनल्स हो, या आपके सोशल मीडिया के हैंडलर्स हो, ऐसे पासवर्ड को गेस करने के लिए हैकर को बहुत कम समय लगता है। तो ऐसे पासवर्ड ना रखें। ये पासवर्ड को ब्रेक करना हैकर के 10 मिनट का काम है। तो पासवर्ड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ में क्या होता है ना कि जहाँ पे हम लोग हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसमें हमारे मोबाइल के बैंक के ऐप्स होते हैं, या हमारा ट्रांजैक्शंस हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं, कृपा करके वहाँ पे कोई भी इलीगल वेबसाइट्स, फ्री वाली वेबसाइट्स, यहाँ पे जहाँ पे आपको जैसे ये ग्रीड वाले जो लालच वाले जो आपको ऑफर्स लग रहे, वो एक प्लेटफॉर्म पे ना रखें। हम उसी पे बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर रहे, और वहीं पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे कि जैसे अभी जो लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुआ पुष्पा, पुष्पा 2 के हमें गाने चाहिए, पुष्पा 2 के हमें रील चाहिए, पुष्पा 2 का हमें फ्री में डाउनलोड करना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम ढूंढेंगे तो ढूंढ के मिलेगा क्या? वायरस। ढूंढ के मिलेगा क्या? तो
वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, और जिस समय पे आप बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करोगे या जहाँ पे आपके पर्सनल फोटो रहेंगे, मेमोरीज रहेगी, या जहाँ पे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, वहाँ पे अगर आप ऐसी रिसर्च वाली एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे तो समझता हूँ आपके साथ में साइबर क्राइम ये 101% होने वाला है। तो मार्गदर्शन मेरा यही है कि एक तो लालच रखो मत, उसके बाद में कोई फ्री की चीज़ को देखो मत, क्योंकि ये जितने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब यूज़ कर रहे हैं, ये भी अपना उनका बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस मॉडल के लिए उनको पैसा चाहिए। तो आपका पर्सनल डाटा एक बार लीक हो गया, आपका पर्सनल डाटा अगर एक बार उनके पास में चले गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचाव ही मैं कहता हूँ कि उसमें आपको क्राइम से बचने के लिए सहायक होगा। बिल्कुल। लालच बुरी चीज़ है, लालच दरिद्रता है, लालच से लोगों के जीवन उद्ध्वस्त हो रहे हैं, लालच से हर इंसान तिल तिल मर भी रहा है। ऐसा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जब मार्गदर्शन क्या करोगे, जब हमने साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स श्रीकांत जी अर्धापुरकर सर से पूछा तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। सर, आज आप AHN के स्टूडियो में आके खास मुलाकात इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जनजागृति आपने किया है, और ख़ास तौर पे साइबर कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है, हमने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे खुद को और समाज को सुरक्षित रखना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए मैं हृदयस्थली से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से काफ़ी लोग जुड़े, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस भी थे। तो AHN का ये एक हमेशा खासियत रहा है कि लोगों के करंट इश्यूज़ को आपने हमेशा उसको हैंडल किया। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया, और एक ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिसकी चर्चा अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। और आने वाले समय पे जैसे भी कोई नया क्राइम होता है और नई ट्रेंड आती है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी तरीके से हम लोग फिर एक बार किसी एक विषय के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अर्धापुरकर साहब, आपको जरूर बुलाया जाएगा। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान थे श्रीकांत बलवंतराव अर्धापुरकर, जो कि साइबर के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगली बार अगले नए टॉपिक को लेकर हम फिर से एक बार आपके समक्ष आज के हमारे मेहमान साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत अर्धापुरकर सर से हम जरूर आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम AHN न्यूज़ का खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। 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 अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।